नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी की लैब असिस्टेंट की क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम फिजिक्स की बात कर रहे थे, तो फिजिक्स में हमने यूनिट 1 या अपना सिलेबस का पहला यूनिट रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन वाला पूरा कर लिया था। उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपन ने देखे थे। अब आगे के सीक्वेंस में हम बात करते हैं अपने यूनिट नंबर सेकंड की। तो जैसा कि अपन पढ़ने का क्रम अभी रख रहे हैं, अभी हमारा मेन फोकस थ्योरेटिकल सेगमेंट या आपकी थ्योरी पर ज़्यादा है। हालांकि साथ साथ में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो रही है और टॉपिक खत्म होने के बाद भी हम 2-3 दिन की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं, बट एक बार का थ्योरी पूरा होने के बाद केवल और केवल प्रैक्टिस पर ही हम फोकस करने वाले हैं। तो प्रायोरिटी अपन रखते हैं कि थ्योरेटिकल सेगमेंट को हम पहले पूरा कर लें, बाद में थ्योरी जो हो चुकी है उसके जितने मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो अब आज हम बात करते हैं हमारे सिलेबस का सेकंड यूनिट। थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा गतिकी, ये हमारा आज का यूनिट रहने वाला है। थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी के 3 नियम पढ़ेंगे, उन नियमों की चर्चा की जाएगी। तो ऊष्मा गतिकी मतलब ऊष्मा की गति, किस प्रकार ऊष्मा गति करती है, और बाद में उस ऊष्मा की गति का प्रभाव हम पढ़ेंगे। तो ऊष्मा गतिकी, तो इसको समझने के लिए हम पहले इसकी बात करते हैं, ऊष्मा या हीट क्या होती है। जैसा आप जानते हैं, ऊष्मा या हीट कहते हैं किसको है? ऊष्मा या हीट किसे कहा जाता है? तो ऊष्मा ऊर्जा का वह प्रकार है जो तापांतर के कारण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। क्या कह सकते हैं? ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। और यह ऊर्जा का रूप क्या करता है? यह तापांतर के कारण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो तापांतर के कारण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है। गर्म वस्तुएं ऊष्मा को उत्सर्जित करती है, ठंडी वस्तुएं ऊष्मा को क्या करती है? ग्रहण करती है। और देखिए, ऊष्मा के आदान प्रदान से क्या होता है? जो वस्तु ऊष्मा लेती है वो गर्म होती है, जो ऊष्मा लेती है, सारी बातें बड़ी बेसिक सी है। आप ये कह सकते हैं ऊष्मा ग्रहण करने वाली वस्तु क्या होगी?
और ऊष्मा जो वस्तु ऊष्मा ग्रहण करती है उसका ताप बढ़ेगा, जो वस्तु ऊष्मा उत्सर्जित करती है उसका ताप क्या होगा, घटेगा। तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, यह आप बात कर चुके हैं। ऊष्मा के आदान प्रदान से वस्तुओं के ताप में परिवर्तन होता है, और कई बार ऊष्मा जो होती है वस्तु की अवस्था में परिवर्तन भी करती है। जो ऊष्मा होती है वो क्या करती है, वस्तु की अवस्था में, जैसे ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में बदलने का काम भी कौन करता है, ऊष्मा करता है। तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप हो गया। अब अगर आपको ऊष्मा के इस रूप को समझना है तो आपको ताप को समझना पड़ेगा। ऊष्मा के इस रूप को अगर आपको समझना है तो ताप को समझना पड़ेगा। तो जैसे कह रहे हैं ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, अगर आपसे कहें बताओ ऊष्मा का मात्रक क्या है, ऊष्मा का मात्रक क्या होगा, तो ऊष्मा का मात्रक जूल या कैलोरी लिया जाता है। ऊष्मा का मात्रक जूल या कैलोरी लिया जाता है। और जूल और कैलोरी में संबंध क्या होता है, एक कैलोरी में 4.2, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 या 4.2 जूल आप कह सकते हैं। एक कैलोरी में लगभग 4.2 जूल के बराबर की ऊर्जा होती है। तो ये ऊर्जा, ऊष्मा की बात करिए अपने, ऊष्मा जो है वो तापांतर के कारण वस्तुओं के मध्य प्रवाहित होती है, उच्च ताप से हमेशा निम्न ताप की ओर जाती है। और जो ऑब्जेक्ट हीट को जो इमिट करता है, हीट को जो बाहर निकालता है, उसका ताप क्या होता है, या सॉरी, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है या ग्रहण करता है उसका ताप बढ़ता है, और जो हीट को इमिट करता है, जो हीट को बाहर निकालता है उसका ताप क्या होता है, घटता है। ये बातें ताप के बारे में, ऊष्मा और ताप जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप ऊष्मा की बात करें तो साथ ही साथ किसको और पढ़ेंगे, देखिए टेम्परेचर, ताप या टेम्परेचर सॉरी, ताप या टेम्परेचर क्या होगा, ताप और टेम्परेचर की आप बात करेंगे तो हम कह देंगे ये पदार्थों की एक मूलभूत राशि या मूलभूत गुण है। जो ताप है वो ये बताता है कि कौन सा पदार्थ ठंडा है, कौन सा पदार्थ गर्म है, उसका एहसास कौन करवाएगा आपको, ताप करवाएगा। तो ताप क्या हो गया, पदार्थों का वह मूलभूत गुण जिसके तुलनात्मक अध्ययन से पदार्थ के ठंडा या गर्म होने का एहसास होता है। द फंडामेंटल properties of materials which can explain that, which can explain by comparison that material is hot or cold।
तो पदार्थों का वह गुण जिसके तुलनात्मक अध्ययन से पदार्थों के ठंडा या गर्म होने का अनुभव होता है उसे हम तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमान। अब जिस वस्तु का तापमान ज्यादा होता है वो गर्म होती है, जिसका तापमान कम होता है वो क्या होती है? ठंडी। ये सब जानकारी आपको है। अब यहां पर देखिए, इसको समझते हैं एक बार। ऊष्मा का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ हीट। तो ऊष्मा का आदान प्रदान या हीट का एक्सचेंज किस प्रकार से होगा इसकी हम बात करते हैं। साधारणतः जब वस्तुएं ऊष्मा ग्रहण करती है तो in general when materials या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं एब्जॉर्ब हीट देन, साधारणतः जब वस्तुएं ऊष्मा ग्रहण करती है तो क्या क्या होता है। देखिए, ताप बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस। जब वस्तुएं ऊष्मा ग्रहण करती है तो उनका ताप क्या होता है? बढ़ता है। दूसरा, पहला तो क्या है? वस्तुओं का ताप बढ़ता है। दूसरा, उनके अणुओं के मध्य दूरी भी बढ़ती है। सेपरेशन बिटवीन molecules also increases। मोलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ने पर वस्तुएं साधारणतः गर्म, अगर ऊष्मा ग्रहण करती है तो वस्तुएं गर्म होती है, उनके अणुओं के मध्य दूरी बढ़ती है और वस्तु की विमाएं, विमा मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। विमाएं क्या करती है? फैलती है। डायमेंशन इंक्रीजेस। देखिए, जब आप किसी वस्तु को ताप दोगे या ऊष्मा दोगे, साधारणतः जब वस्तुएं ऊष्मा ग्रहण करती है तो उनका ताप बढ़ता है, अणुओं के मध्य दूरी बढ़ती है और विमाएं फैलती है। और जब वस्तुएं ऊष्मा उत्सर्जित करती है तो सब काम उल्टा होगा, ताप घटेगा, अणुओं के मध्य दूरी घटेगी और विमाएं क्या होगी? घटेगी। कब? देखिए,
ये बात तो हम करें जब वस्तुएं ऊष्मा ग्रहण करती है। अगर वस्तुएं ऊष्मा क्या करें, यदि वस्तुएं ऊष्मा ग्रहण की जगह हम क्या लिखें, उत्सर्जित। अगर वस्तुएं ऊष्मा उत्सर्जित करती है, इफ इन जनरल विच व्हेन मटेरियल रिलीजेस हीट, जब वस्तुएं ऊष्मा का क्या करती है, उत्सर्जन करती है, तो उस केस में उसका ताप क्या होता है, टेम्परेचर, ताप क्या होगा, घटता है। ताप हो जाएगा उसका डिक्रीज, वस्तु का ताप घटता है। क्या कह देंगे, वस्तु का ताप घटता है, मतलब टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसी प्रकार जब वस्तुएं ऊष्मा का उत्सर्जन करती है तो उनके अणुओं के मध्य दूरी भी क्या होती है, ये दूरी भी घटती है। डिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेस। और वस्तु की विमा क्या करती है, फैलती है। यहां सॉरी, पहले इसको लिखते हैं, डायमेंशन एक्सपांड्स। जब वस्तु को ऊष्मा उत्सर्जित करवाते हैं तो उसका ताप घटता है, अणुओं के मध्य दूरी भी घटती है, विमाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई फैलती नहीं है। इस बार क्या होगी, ये विमाएं सिकुड़ती है, डायमेंशंस कॉन्ट्रैक्ट्स, विमाएं क्या होगी, सिकुड़ेगी। तो आपने ये कहा कि जब वस्तु को ताप दिया जाएगा तब तो वस्तुएं गर्म होगी, उनकी विमाएं फैलेगी और अणुओं की बीच दूरी बढ़ेगी। और जब आप ताप ऊष्मा उत्सर्जित करवाएंगे वस्तु से तो वस्तु ठंडी होगी, ताप घटेगा और अणुओं के मध्य दूरी भी घटेगी और विमाएं क्या होगी, उसकी सिकुड़नी शुरू हो जाएगी। तो जब वस्तुएं ऊष्मा का आदान प्रदान करती है तो ये गुण देखा जाता है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं, ये गुण जो है वो साधारणतः या इन जनरल बात कही जा रही है, एक विशेष स्थिति ऊष्मा के आदान प्रदान की ओर होती है। आप देख रहे हैं जब भी वस्तुओं के द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान किया जा रहा है तो उनका ताप बदल रहा है, ये मेन बात है। जब वस्तुएं ऊष्मा का आदान प्रदान करती है उनका ताप बदलता है, या तो बढ़ेगा या वो क्या होगा, घटेगा। परंतु एक विशेष स्थिति होती है जहां वस्तुएं बिना ताप बदले भी ऊष्मा का आदान प्रदान करती है। एक स्थिति आएगी जहां वस्तुएं क्या करेगी, बिना ऊष्मा का, बिना ताप का परिवर्तन किए ऊष्मा का आदान प्रदान करती है। ऐसी ऊष्मा को हम कहते हैं, कौन सी ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। तो नियत ताप पर जब वस्तुएं लगातार ऊष्मा का आदान प्रदान करती है और ये ऊष्मा का आदान प्रदान वस्तुओं के लिए काम आता है कहां, उनके प्रावस्था संक्रमण में। जब वस्तुएं नियत ताप पर लगातार ऊष्मा का आदान प्रदान करती है ताकि उनमें प्रावस्था संक्रमण हो सके। प्रावस्था संक्रमण या फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या होगा, प्रावस्था संक्रमण या फेज ट्रांजिशन का मतलब होता है जब वस्तुएं अपना आकार, मतलब कि अपनी अवस्था बदलती है, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, तो उस प्रोसेस को हम फेज ट्रांजिशन या प्रावस्था संक्रमण कहते हैं। तो प्रावस्था संक्रमण के दौरान
नियत ताप पर वस्तुएं जब ऊष्मा का आदान प्रदान करती है तो इसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कौन सी ऊष्मा कहते हैं? गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। नहीं तो हमने पिछले पॉइंट में बात कही थी, जब वस्तुएं ऊष्मा का आदान प्रदान करेगी तो या तो ठंडी होगी या गर्म होगी, या तो उनका ताप बढ़ेगा या उनका ताप घटेगा। तो ताप के बढ़ने या ताप के घटने से हम ऊष्मा को महसूस कर सकते थे। हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु ऊष्मा ले रही है उसका ताप बढ़ रहा है, मतलब उसका गर्म होना इस चीज को हिंट करता है कि वस्तु ऊष्मा ले रही है। और अगर कोई वस्तु ठंडी हो रही है तो उसका ठंडा होना इस चीज को इंडिकेट करता है या इसका हिंट देगा कि वस्तु की ऊष्मा घट रही है। परंतु अब अगर आप कहेंगे वस्तु का ताप तो नियत है पर वो लगातार ऊष्मा ले रहा है या ऊष्मा दे रहा है, तो ये ऊष्मा कहां जा रही है वो हम महसूस नहीं कर सकते। इसलिए इस ऊष्मा को नाम क्या दिया है? गुप्त ऊष्मा। और ये ऊष्मा केवल और केवल काम आती है प्रावस्था संक्रमण में। कहां काम आती है? प्रावस्था संक्रमण में। तो गुप्त ऊष्मा की हम बात करते हैं, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। प्रावस्था संक्रमण के दौरान नियत ताप पर जिस ऊष्मा की मात्रा का आदान प्रदान किया जाता है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग phase transition at constant temperature. Amount of heat exchange during phase transition at constant temperature is known as latent heat. लेटेंट हीट को कैपिटल क्यू से लिखा जाता है, या सॉरी एल से। किससे लिखते हैं? लेटेंट हीट को अपन लिखते हैं सिंबल एल से। गुप्त ऊष्मा क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा है ऊष्मा की वे मात्रा जो नियत ताप पर वस्तु द्वारा आदान प्रदान की जाती है, इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह ऊष्मा एकांक द्रव्यमान के लिए भी होगी। किसके लिए होगी? एकांक द्रव्यमान के लिए। इसे लिखते हैं यदि m द्रव्यमान की वस्तु प्रावस्था संक्रमण के दौरान नियत ताप पर Q ऊष्मा ग्रहण करती है तो इसकी गुप्त ऊष्मा या इसका लेटेंट हीट, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, if an object of mass m exchange q amount of heat at constant temperature
ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, देन इट्स लेटेंट हीट। तो इसकी गुप्त ऊष्मा कितनी होगी? L इज इक्वल्स टू क्यू बटा एम। गुप्त ऊष्मा क्या है? देखिए फिर शब्द की बात है। आप तो साधारणतः ऐसी बात करते हैं कि वस्तुएं जब भी ऊष्मा का आदान प्रदान करती है तो उनका ताप जरूर बदलता है, पर कई बार वस्तुएं नियत ताप पर भी ऊष्मा का आदान प्रदान करती है, और ये आदान प्रदान केवल और केवल प्रावस्था संक्रमण के दौरान होता है। इस ऊष्मा के आदान प्रदान की जो मात्रा है उसको गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। वैल्यू कितनी होती है? एल इक्वल्स टू क्यू बाई एम। मात्रक होगा इसका जूल प्रति केजी या कैलोरी पर ग्राम, दोनों में से कोई सा भी आप काम में ले सकते हैं, जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम। जूल पर केजी काम में ले या कैलोरी पर ग्राम काम में ले लीजिएगा। जैसे अब गुप्त ऊष्मा को भी दो भागों में बांटते हैं अपन। एक होती है गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जैसा नाम में दिख रहा है, ये गुप्त ऊष्मा तब काम आएगी जब वस्तु ठोस से द्रव अवस्था में बदलती है। तो नियत ताप पर, और आपको पता है ठोस से द्रव में बदलने वाला जो ताप होता है उसको गलनांक कहते हैं। तो नियत ताप या गलनांक पर जो प्रावस्था संक्रमण किया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या गलन की गुप्त ऊष्मा हम नाम देंगे। किसकी बात कर रहे हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें बात करते हैं। तो बस यही लिख लेते हैं, ठोस से द्रव। जब ऑब्जेक्ट सॉलिड और लिक्विड इन दो प्रावस्थाओं के बीच में एक्सचेंज होता है, जब सॉलिड और लिक्विड इन दो प्रावस्थाओं के मध्य एक्सचेंज होता है, तो यहां पर जो गुप्त ऊष्मा काम आती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एलएफ। ये जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं अपन, जब बर्फ से पानी बनता है तो उसके लिए लेटेंट हीट कितना होगा? बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस। तो बताएं बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस कितनी होगी? एलएफ। इसका वैल्यू होता है 80 किलो कैलोरी पर ग्राम। कितना होता है? 80 कैलोरी, सॉरी 80 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और फिर इसी प्रकार दूसरे की बात हम करते हैं। सेकंड आता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? जब वस्तुएं
द्रव से किस अवस्था में चेंज होगी? वाष्प में। मतलब जो फेज ट्रांजिशन होगा वो कहां से कहां होगा? लिक्विड से वेपर के अंदर। जब लिक्विड से वेपर के अंदर फेज ट्रांजिशन होता है तो इस स्थिति में जो गुप्त ऊष्मा की जरूरत होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन। यहां पर एग्जांपल क्या होगा? पानी के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर। पांच सौ 540 कैलोरी पर ग्राम। ये दो गुप्त ऊष्मा है। किसकी बात की जा रही है? गुप्त ऊष्मा। ये आपका जो लेटेंट हीट है। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? पदार्थ को आवश्यक ऊष्मा की वह मात्रा जो प्रावस्था संक्रमण के लिए आवश्यक होती है उसको अपन गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। ये आपके पास दे रखी है, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक लेटेंट हीट ऑफ वेप। इसको एलवी कह देंगे। क्या कह देंगे? एलवी। यहाँ किलो होना चाहिए, एक्चुअली में किलो कैलोरी होगा ये। वापस इसको लिख ले, एक बार चेक कर लेते हैं कैलोरी है किलो कैलोरी है। इनके फिक्स वैल्यूज होते हैं, वैल्यूज आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ये जो मान आपको दिए गए हैं वो मान आप याद ही रखेंगे। 80 किलो कैलोरी पर ग्राम, 540 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यहां तक की बात समझ आई आपको कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा की वह मात्रा जो प्रावस्था संक्रमण के लिए आवश्यक होती है और नियत ताप पर दी जाती है उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं इस नाम से, ऊष्मा धारिता। हीट कैपेसिटी। ऊष्मा धारिता या हीट कैपेसिटी। ऊष्मा धारिता या हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो जैसा कि हम पीछे भी बात करते हैं, साधारणतः जब वस्तुओं को ऊष्मा दी जाएगी ताप बढ़ेगा। गुप्त ऊष्मा एक अलग केस है जिसकी बात हम कर चुके हैं। पर नॉर्मली जब वस्तुओं को ऊष्मा दी जाती है उनका ताप बढ़ता है। जो जो आप ऊष्मा देंगे वैसे वैसे क्या होगा? वस्तुओं का ताप बढ़ता जाएगा। तो वस्तु के ताप में इकाई परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा आपको चाहिए उसको ऊष्मा धारिता कहते हैं। किसी वस्तु के ताप में इकाई परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा उसको ऊष्मा धारिता। जैसे मान लीजिए वस्तु है, अभी इस वस्तु के पास जो ताप है इसका कितना है? टी ताप है। हमने इस वस्तु को कुछ ऊष्मा प्रोवाइड करी। कितनी ऊष्मा दी है? मान लीजिए डी क्यू। ऊष्मा की एक बहुत छोटी मात्रा इनको दी जाती है, डी क्यू। और जैसे आपने इसको डी क्यू ऊष्मा दी है, वस्तु का ताप टी से बढ़ के कितना हो गया? टी प्लस डी टी। इसका मतलब डी टी ताप बढ़ाने के लिए हमने कितनी ऊष्मा दी है? डी क्यू। जब डी टी ताप बढ़ाने के लिए आप डी क्यू दे रहे तो इकाई ताप के लिए कितनी देंगे? डी क्यू अपॉन डी टी। इसको जूल पर केल्विन, कैलोरी पर केल्विन या कैलोरी पर सेल्सियस भी आप कह सकते हैं। डी क्यू अपॉन डी टी है। तो ऊष्मा धारिता क्या हुई कि पदार्थ के ताप में इकाई परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी ऊष्मा धारिता कहलाती है। किसी पदार्थ के ताप में अगर आपको इकाई परिवर्तन करना है, हमें ऊष्मा धारिता की बात केवल तब करनी पड़ती है जब वस्तु का प्रावस्था को बदले बिना उसका ताप क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। अगर आप प्रावस्था बदल रहे हैं तब आप विशिष्ट ऊष्मा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रावस्था परिवर्तन के दौरान आप हमेशा गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं, ना कि विशिष्ट ऊष्मा की। तो ऊष्मा धारिता क्या कह सकते हैं? ऊष्मा धारिता।
किसी वस्तु के ताप में इकाई परिवर्तन करने के लिए, किसी पदार्थ के ताप में इकाई परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, किसी वस्तु के ताप में इकाई परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी ऊष्मा धारिता कहलाती है। अमाउंट ऑफ हीट required to change the temperature of object by unit value. Amount of heat required to change the temperature of object by unit value is called, इसे क्या कहा जाता है? हीट कैपेसिटी कहा जाता है। इसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। इसको कैपिटल सी से लिख दिया जाता है और वैल्यू होती है डी क्यू अपॉन डी टी। इसको ऐसे लिखते हैं, यदि किसी वस्तु को डी क्यू ऊष्मा देने पर, यदि किसी वस्तु को डी क्यू ऊष्मा देने पर इसके ताप में परिवर्तन dt होता है तो इसकी ऊष्मा धारिता, इफ dq amount of heat given to an object changes the temperature, changes the temperature of object by amount dt, then its specific heat या हीट कैपेसिटी, देन इट्स हीट कैपेसिटी। तो किसी वस्तु के ताप में इकाई परिवर्तन करने के लिए आपको जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसको विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्माधारिता कहते हैं, सॉरी। तो ये कैपिटल सी लिखा जाएगा और वैल्यू कितनी होगी डी क्यू अपॉन डी टी। इसको जूल पर केल्विन या जे के इनवर्स से लिखा जाता है। अच्छा, थोड़ी सी बात विमाओं की कर लेते हैं। इसकी विमा कितनी होगी? जो स्पेसिफिक हीट या जो विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्माधारिता हम लिख रहे हैं, इसकी विमा कितनी आएगी? ऊष्माधारिता की विमा हो जाएगी m1 L2 T-2 और थीटा -1। m1 L2 T-2 ये तो ऊष्मा की, ये जो विमा लिखी है ये तो होती है ऊष्मा या ऊर्जा की, और अपोन में केल्विन या टेम्परेचर उसके लिए कितना आएगा? थीटा -1 आ जाएगा। पीछे और किसी की अपन देख लेते हैं, जैसे हमने गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट पढ़ी थी, जूल पर केजी पढ़ा था अपने, कैलोरी पर ग्राम। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? इसकी आएगी m0 L2 T-2 लेटेंट हीट या ऊष्मा धारिता। इसकी
सॉरी आपके है ना लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा, इसकी विमा होती है m0 L2 एन टी -2। किसकी आ गई आपके गुप्त ऊष्मा की। बाकी तो ऊष्मा है, ऊष्मा तो ऊर्जा की ही विमा होती है। जो ऊष्मा है उसका मात्रक और ऊष्मा की विमा भी ऊर्जा के बराबर है, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा ही तो है। तो इसकी विमा कितनी होगी m1 L2 T-2। ऊष्मा तो ऊर्जा ही है। चलिए, ये तो यहां तक हमने बात करी है ऊष्माधारिता या आपके हीट कैपेसिटी क्या होती है। वस्तु के ताप में इकाई परिवर्तन करने के लिए आपको जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी हम कह देते हैं। अब आगे चलते हैं। चलिए, तो अगला हम पढ़ते हैं, इसी से जुड़ी एक छोटी सी बात इस नाम से, विशिष्ट ऊष्माधारिता, या इसे सिर्फ विशिष्ट ऊष्मा भी कह देते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या इसे स्पेसिफिक हीट भी कह दिया जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या केवल इसको स्पेसिफिक हीट के नाम से भी पढ़ लिया जाता है। ये तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट क्या होती है। हमने भी देखा किसी वस्तु के ताप में अगर आपको इकाई परिवर्तन करना है तो जो ऊष्मा की मात्रा आपको चाहिए उस ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता हम कहते हैं। अब मान लीजिए वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है m है। हमने इसको डी क्यू ऊष्मा दी थी जिससे कि इसका ताप T से बढ़ के कितना हो गया था T+dt। तो हमने कहा था इकाई ताप बढ़ाने के लिए आपको जिस ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं ऊष्माधारिता कहते हैं। ये ऊष्माधारिता इस m द्रव्यमान के लिए आई है। किसके लिए आई है m द्रव्यमान के लिए। इकाई द्रव्यमान के अगर मैं निकालूंगा तो m का भी भाग देना पड़ेगा। तो किसी पदार्थ की इकाई मात्रा की जो ऊष्माधारिता होती है उसको हम क्या कहते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। अब यह जरूरी नहीं है कि पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान में भी ली जाए, क्योंकि हम इस पाठ में गैसों का भी अध्ययन करेंगे, उनकी मात्रा मोल में ली जाती है। इसलिए विशिष्ट ऊष्मा को दो भागों में बांट के हम पढ़ेंगे। एक ग्राम, जब हम द्रव्यमान की बात करेंगे तब पढ़ेंगे ग्राम विशिष्ट ऊष्मा, और जब हम मोलों की बात करेंगे हम पढ़ेंगे मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो किसी पदार्थ की इकाई मात्रा की जो विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्माधारिता होती है उसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ की इकाई मात्रा की जो ऊष्माधारिता होती है उसको विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। हीट कैपेसिटी ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ गिवन मटेरियल या ऑब्जेक्ट। तो दिए गए पदार्थ की यूनिट अमाउंट या इकाई मात्रा की जो ऊष्माधारिता उसको विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। दो तरह की होती है, एक होती है ग्राम विशिष्ट ऊष्मा, ग्राम स्पेसिफिक हीट, या ग्राम विशिष्ट ऊष्मा। तो ग्राम स्पेसिफिक हीट या ग्राम विशिष्ट ऊष्मा कौन सी होती है। ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ की पदार्थ के इकाई द्रव्यमान की ऊष्माधारिता। हीट कैपेसिटी ऑफ
यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको स्मॉल सी से लिख देते हैं 1/m और साथ में dq/dt। ये कहलाती है ग्राम विशिष्ट ऊष्मा। मात्रक होगा जूल पर केजी पर केल्विन, जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये इसका है। अगर आप इसका डायमेंशन या विमाएं लिखते हैं तो वो कितनी आएगी, m0 L2 T-2 एंड θ-1। इसी प्रकार से ये तो हो गई ग्राम विशिष्ट ऊष्माधारिता या ग्राम विशिष्ट ऊष्मा। एक आती है आपके पास मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा या मोलर स्पेसिफिक हीट ये क्या होगी, तो पदार्थ के, अगर हम पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते तभी काम मिलेंगे। यदि पदार्थ की मात्रा, हम क्या इकाई मात्रा, तो यदि पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान में नापी जा रही तो ग्राम वाली आएगी, यदि पदार्थ की मात्रा मोल में नाप रहे तो ये वाली आएगी। तो क्या कहेंगे, पदार्थ के इकाई मोल की विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्माधारिता, सॉरी, पदार्थ की इकाई मोल की ऊष्माधारिता। हीट कैपेसिटी ऑफ यूनिट मोल ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको लिखा जाएगा स्मॉल c इज इक्वल्स टू 1/मोल के लिए म्यू और ये dq/dt। अब ये जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है वो गैसों के लिए पढ़ी जाती है। किसके लिए पढ़ते हैं, गैसों के लिए। अगर हम मोलर विशिष्ट ऊष्मा को पढ़ते हैं स्थिर दाब, ये दो तरह की होती है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा जो गैसों के लिए पढ़ी जाती है, ये किसके लिए पढ़ते हैं अपन, ये हम अधिकांशतः बात करते हैं गैसेस के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं, गैस के लिए। तो ये दो तरह की होती है, एक होती है, एक मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है स्थिर दाब पर, जिसको हम Cp कहते हैं, और एक होती है स्थिर आयतन पर, जिसको कि हम Cv कहते हैं। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा हमेशा गैसीय निकायों के लिए पढ़ी जाती है और ये दो रूप में पढ़ी जाती है। अगर आप मोलर विशिष्ट ऊष्मा को पढ़ते हैं स्थिर दाब के लिए तब तो ये Cp कहलाएगी, जिसके दौरान दाब नियत रखा जाएगा। और अगर आप स्थिर आयतन के लिए पढ़ते हैं इसको Cv कहा जाएगा, जिस दौरान आयतन क्या रखा जाएगा, नहीं। तो ये दो तरह की मोलर विशिष्ट ऊष्मा आपको पढ़ने को मिलती है गैसीय निकाय के लिए, एक स्थिर दाब पर और एक स्थिर आयतन पे। तो ये हमारे गैसेस के लिए दो तरह की विशिष्ट ऊष्माएं हमने पढ़ी है। एक नियत गैसेस के लिए बात करें तो स्थिर दाब पर स्थिर आयतन पे Cp एंड Cv। तो ये यहां तक का पॉइंट हमारे पास हुआ है थर्मोडायनेमिक्स का। आज हमने शुरू करी है थर्मोडायनेमिक्स। तो ये इतने पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं आज के बारे में, ऊष्मा और ताप की जानकारी आपको दी गई है। आपका काम क्या, इन पॉइंट्स को पढ़िएगा। कल अपन इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे की बातें अगली क्लास में की जाएगी। आप केवल अभी तक थर्मो में जितने पॉइंट्स पढ़े आप उनको रिवाइज कीजिएगा, कल इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल किए जाएंगे और फिर आगे के पॉइंट्स पढ़े जाएंगे। तब तक आप इन्हीं पॉइंट्स के बारे में अध्ययन करते रहें, ठीक है। थैंक यू।